हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है NCERT क्लास 11 चैप्टर 4 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने राष्ट्रपति के बारे में डिटेल वे में देखा था और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में और नौकरशाह के बारे में, यानी कि स्थायी कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, और हो सके तो आज मैं ये चैप्टर भी ख़त्म कर दूँगी। तो प्रधानमंत्री जो है एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसे आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा और मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने का आपको प्रयास करूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। देखिए, प्रधानमंत्री एक राजनैतिक पद होता है, यानी कि जिसके पदाधिकारी पर सरकार की कार्यकारिणी का संचालन करने का पूरा भार होता है। यानी कि अगर मैं वास्तविक शासक की बात करूं, क्योंकि राष्ट्रपति तो नाम मात्र के शासक थे लेकिन उनको भी शक्तियां दी गई हैं बहुत सारी ऐसी, लेकिन अगर हम वास्तविक शासक की बात करें तो वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रधानमंत्री, देखिए आप प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों? इस अध्याय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल और केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। और प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री इस मंत्री परिषद का प्रधान होता है, यानी कि रुतबा किसका चलेगा? प्रधानमंत्री का। यानी कि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री जो होता है ना, अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। ठीक है, वर्तमान में आप देखिए कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत तौर पे भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। कौन से प्रधानमंत्री हैं? 15वें प्रधानमंत्री हैं। अगर मैं आपको अनुच्छेद 75 के बारे में बताऊं तो भारत का संविधान अनुच्छेद 75 है, वो केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का नेता होता है और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है। तो राष्ट्रपति से ज़्यादा अधिकार जो है प्रधानमंत्री के पास होते हैं, जबकि जो प्रमुख कार्यकारी शक्तियाँ होती है ना, प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। अब देखिए क्या क्या करता है ये भी देख लीजिए। देखिए, मंत्री नियुक्त करने के लिए दल के जो सदस्य होते हैं ना, ये इनके नाम कौन सुझाता है राष्ट्रपति को? प्रधानमंत्री ही सुझाता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिसके नाम की सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और क्या करता है प्रधानमंत्री? ये निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा और जो है वह उसको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। ठीक है, और क्या करता है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल सकता है। अगला काम मैं अगर आपको बताऊं तो किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह जो है वो राष्ट्रपति को देता है। और क्या करता है? वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, कंट्रोल करता है और जो है निर्देशित भी करता है। ठीक है, और जो है वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है। यानी कि वह जो है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह दे सकता है। देख लिए शक्ति प्रधानमंत्री की। तो वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। तो देखिए, संसदीय शासन जो प्रणाली है ना, इसमें ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमतधारी दल का नेता होता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने पर ही होता है। ठीक है, और इस पद पर किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो बहुमत का ये जो समर्थन भी है ना, प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, वो अपना पद भी खो देता है। भाई, बहुमत का ही खेला है इसमें। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा।
1989 की बात करें तो 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, और इस परिस्थिति में ना नेता जो है सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है और वह प्रधानमंत्री बनता है। अगर औपचारिक रूप से हम देखें तो जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। शर्त ये है बशर्ते कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए संविधान जो है, ध्यान रखेंगे, संविधान जो है विशेष रूप से प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है, यानी कि इस पद के पदाधिकारी को सरकारी तंत्र पर दी गई सारी नियंत्रण वाली शक्तियां प्रधानमंत्री को भारतीय गणराज्य में जो है सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। आप सभी को पता है कि दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हमारा भारत, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत का है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य बलों के समेत परमाणु शस्त्र भी हमारे देश का है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रधानमंत्री को विश्व के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में इसीलिए गिना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्रधानमंत्री ये तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और जो है विभाग भी निर्धारित करता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालय का आवंटन करता है। जैसे कहते हैं ना कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन होगा, ठीक है, परिवहन मंत्री कौन होगा, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। ठीक है, मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री बनाया जाता है। और इसी प्रकार राज्यों के मुख्यमंत्री, जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री का काम होता है उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री का काम होता है। ठीक है, तो राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या फिर जो है सहभागी दलों से जो है मंत्री चुनते हैं और प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए ना संसद का सदस्य जो है होना अनिवार्य है। यानी कि जिस भी मंत्री को जो भी विभाग दिया जाएगा तो शर्त ये है कि वो जो है संसद का भाग होना चाहिए। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके पास भी टाइम होता है, उसे 6 महीने के अंदर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। ठीक है, देखिए संविधान सभा में अनेक सदस्यों का विचार था कि मंत्रियों का चयन विधायिका को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। अच्छा, बेगम एजाज रसूल का दृष्टिकोण देखिए। मेरे दृष्टिकोण से प्रांतों के लिए यह स्विस प्रणाली सर्वोत्तम व्यवस्था है जिसमें विधायिका कार्यपालिका को एक निश्चित समय के लिए चुनती है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यह सर्वोत्तम व्यवस्था है जो कार्यपालिका की नियुक्ति के लिए प्रयोग की जाती है क्योंकि उसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व होता है और विधायिका का कोई भी दल यह महसूस न कर सकेगा कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, अब देखिए मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में अगर मैं बात करूं तो 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसके पहले क्या था कि मंत्रिपरिषद का आकार जो है समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप जो है तय किया जाता था। लेकिन ऐसे में एक दिक्कत आती थी जब ऐसा होता था तो मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। अब इसके अलावा अगर बात करें तो जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद पर लालच देकर जो है समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था। क्यों? क्योंकि तब जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक है, ये तो अब है ना कि 545 से ऊपर नहीं होने चाहिए, पहले ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था। तो ये जो है अनेक राज्यों में भी हो रहा था। तो संविधान का संशोधन करके ये व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये कौन सा संशोधन है? 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। अब देखिए विधायिका वाले अध्याय में आप ये विस्तार से पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अभी हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो हम कार्यपालिका के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए
क्या याद रखनी चाहिए? संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता ये है ना कि कार्यपालिका जो होती है सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। यानी कि मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। और ये जो है इस प्रावधान का ना अर्थ ये है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है और सारी की सारी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार मंत्री परिषद जो है संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह जो है संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है और इसकी भावना ये है ना कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरी की पूरी लोकसभा के मंत्री परिषद ही जो है भंग कर दी जाती है। और इसका अर्थ ये भी है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे जो है उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो भारत में प्रधानमंत्री का जो है सरकार में स्थान सर्वोपरि है। आप देखते ही होंगे कि नरेंद्र मोदी ने ये करवाया, मोदी जी ने ये करवाया, तो मेन डिसीजन मेकर कौन है? प्रधानमंत्री ही हैं और इस समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है और मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर वे त्यागपत्र दे दें, ठीक है, तो क्या होगा? पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री का जब पद खाली होगा तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद ही चला जाता है। अब प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। ठीक है, जोड़ने का काम करता है। और इसी भूमिका के कारण ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को जो है सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। किसकी धुरी की संज्ञा दी? केंद्रीय धुरी की। और प्रधानमंत्री का ये जो संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और जो है प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होता है। ये नहीं होता है कि महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया और प्रधानमंत्री को पता ही नहीं। भाई, प्रधानमंत्री को सब पता होना चाहिए। और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है कौन? प्रधानमंत्री। और इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं। देखिए कैसे, अभी मैंने बताया भी है उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करना, लोकसभा का नेतृत्व करना, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उसका प्रयोग जो है तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पे भी डिपेंड करता है। यानी कि जब भी किसी एक जो है राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला ना, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियाँ जो है निर्विवाद रहीं। ठीक है, लेकिन जब, ध्यान रखेंगे, जब राजनीतिक दल गठबंधन यानी कि विभिन्न दलों की जो है पार्टियाँ, ठीक है, वो गठबंधन की सरकारें बनी, तब ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे विवाद भी उत्पन्न हुए। 1989 की अगर मैं बात करूँ तो हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। ठीक है, और इनमें से कई सरकारें ना लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में नहीं रह सकी, जस्ट बिकॉज ऑफ विवाद। ठीक है, बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या तो वे हटा दी गई। अब इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ। इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ी है। दूसरी चीज, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों के परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे जो है प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। ठीक है, तीसरा, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे कि मंत्रियों का चयन हो गया या और जो है उसके पद स्तर, उसके मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। चौथा,
प्रधानमंत्री जो है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं और सहयोगी दलों के बीच ना काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियां बन पाती हैं और इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। अब देखिए, कुछ एक बदलावों के साथ अगर देखें तो राज्यों में भी ठीक इसी तरीके की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो क्या करता है, जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकला कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की ही तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, पर राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। बहरहाल अगर हम बात करें तो राज्य के स्तर पर भी संसदात्मक जो है व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। एक बार मैं आपको मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सारे जो है अनुच्छेद भी बता देती हूँ, क्योंकि अनुच्छेद से बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अनुच्छेद 74 में है कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अगर 75 के बारे में बात करें तो 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन भत्ते से संबंधित है ये। ठीक है, तो 74 में देखिए कि राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि मंत्रियों द्वारा जो है राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांची नहीं जाएगी। राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है और राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के बाद ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 75 में मैंने क्या बताया, मंत्रियों के अनुरूप अन्य प्रावधान जैसे योग्यताएं हो गई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, तो मंत्रियों के लिए ना ये जरूरी है कि वे संसद के सदस्य हों, और यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना ही मंत्री बन जाता है तो उसके पास भी टाइम होगा, 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य होना पड़ेगा, और ऐसा अगर नहीं हुआ तो वो अपना मंत्री पद छोड़ देगा। 77 आर्टिकल 77 में ये है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। 78 की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानूनों के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ठीक है, तो ये मैंने सारे आर्टिकल बता दिए हैं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से रिलेटेड, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नौकरशाह और इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है हम अगले पार्ट में लगाएंगे, और मेरी थोड़ी सांस फूल रही है तो मैं जो है अगले पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर बिल्कुल कर दिया करिए, भूला मत करा करिए। आपके पास एक ही काम है, आप शेयर कर दो। ठीक है, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना और शेयर करना आपका काम है। तो आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।